आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र। शिक्षा के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व संकुचित और जीवन बोझिल होता है। मनुष्य के जीवन में विद्या और ज्ञान को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि विद्या के बिना व्यक्ति जीवन और जगत के रहस्य को समझ नहीं पाता है। इसलिए विद्या को तीसरा नेत्र कहा गया है। विद्या माता की तरह रक्षा, पिता के समान शुभ कार्यों में संलग्न, पत्नी के समान दुखों की समाप्ति और कल्पलता की भांति प्रसन्नता प्रदान करती है। अतः प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार बालक को उपनयन संस्कार के बाद आचार्य कुल में निवास करना होता था और वहीं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। इस समय उन्हें तप और साधना का जीवन बिताना पड़ता था। गुरुकुल में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। भिक्षा में जो वस्त्र भोजन प्राप्त होते थे, उन्हीं से जीवन निर्वाह करना पड़ता था। उस समय आवश्यकताएं अधिक नहीं थी, अतः ईंधन, कंद ये सब आदि सुलभ हो जाते थे। आचार्य कुलों में गायें आदि पशु होते थे, जिनसे दूध, दही, घी, मट्ठे आदि की पूर्ति हुआ करती थी। आचार्य कुल आचार्य के अधीन हुआ करता था। आचार्य के अधीन जो शिक्षक अध्यापन का कार्य कराते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य कुल में जब शिक्षा पूर्ण कर ली जाती थी, तब दीक्षांत समारोह होता था। इसमें आचार्य शिष्यों को उपदेश देता। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इस समय कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन समावर्तन के समय सामर्थ्य के अनुसार विद्यार्थी दान दिया करते थे, जो आचार्य कुल की आमदनी का महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने भिक्षु व्रत ग्रहण कर संघ में शामिल होने लगे थे। इससे प्राचीन आश्रम व्यवस्था को आघात पहुंचा, क्योंकि अनेक स्त्री पुरुष किशोर आयु में सांसारिक जीवन को छोड़कर भिक्षु बनकर विहारों में रहने लगे। इस युग में राजा, धनी वर्ग विहारों को अतुल धन संपदा दान दिया करते थे। परिणाम स्वरूप विभिन्न नगरों में ये विहार स्थापित हो गए। ये विहार आगे चलकर शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। बौद्ध युग में गुरुकुल का स्थान अब इन बौद्ध विहारों ने ले लिया था। आचार्य कुल में आचार्य और विद्यार्थी का संबंध पिता पुत्र के समान होता था, लेकिन अब ये संभव नहीं था, क्योंकि सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। विहारों में विद्यार्थी सामुदायिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके अध्यापन के लिए उपाध्याय और शिक्षक नियुक्त होते थे। विनय पिटक में विहारों के नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन करना प्रत्येक के लिए अनिवार्य था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ये मठ और विहार शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी का उत्कर्ष इसी प्रकार हुआ। शिक्षण संस्था की संपूर्ण व्यवस्था बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में हुआ करती थी। प्रधान आचार्य के प्रबंध में सहायता देने के लिए कई समितियां होती थी, जिनमें 2 समितियां प्रमुख थी। एक समिति शिक्षा की ओर ध्यान देती थी, तो दूसरी विहार के प्रबंध की ओर ध्यान दिया करती थी। इस समय नालंदा एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। नालंदा मगध में स्थित था। इसकी ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से ही थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं में नालंदा को खरीदकर महात्मा बुद्ध को भेंट किया था। महात्मा बुद्ध ने यहाँ कई दिन व्यतीत किए। कालांतर में अशोक ने यहाँ एक विहार का निर्माण करवाया। आरंभ में यह ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र रहा, साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र भी ये रहा। इसकी प्रसिद्धि 5वीं शताब्दी के मध्य में बढ़ी, जब बौद्ध विद्वान दिनांग ने सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बाद में गुप्त राजाओं ने नालंदा के विकास में योगदान दिया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने
यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना की और तभी से नालंदा की ख्याति बढ़ने लगी। बाद में परवर्ती गुप्त शासकों ने इसे अपना संरक्षण प्रदान कर इसमें कई इमारतें बनवाई और शिक्षकों और विद्यार्थियों के खर्च हेतु अपार धन दान में दिया। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा आया करते थे। हैनसांग के विवरणों से पता चलता है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। कुछ विहार बड़े और भव्य थे। इनका शिखर गगनचुंबी हुआ करता था। सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा और 164 फीट चौड़ा था। विश्वविद्यालय में 7 विशाल कक्ष व्याख्यान के लिए थे और 300 छोटे कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावास में निवास किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के खर्च हेतु 200 गांव दान में मिले हुए थे। इन गांवों की आय से भिक्षुओं और विद्यार्थियों का पोषण हुआ करता था। इन गांवों के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध यहाँ भेजा करते थे। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। हैनसांग के अनुसार प्रतिदिन महासाली चावलों का निश्चित परिमाण 20 पूग और 120 जमवीर यहाँ मिलते थे। प्रतिमास घी, तेल व अन्य खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में यहाँ आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कठोर नियम थे। पहले एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी जिसे द्वार पंडित लिया करता था। हैनसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8-10 विद्यार्थी असफल हो जाते थे। 1-2 विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे जिन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसका अधिकांश समय नालंदा में बीता था। इत्सिंग के समय यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी, जबकि हैनसांग के समय इनकी संख्या 10,000 थी। महाविहार में प्रवेश के लिए व्याकरण, न्याय और अभिधर्म कोश का ज्ञान होना आवश्यक था। यहाँ के शिक्षकों की संख्या 1510 थी। हैनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था और शीलभद्र से पूर्व धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। इस विश्वविद्यालय में धर्म यज्ञ नामक विशाल पुस्तकालय था। इसकी 3 इमारतें थी, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नोरंजक। इसमें दूसरी इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। इसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह था। एक अध्यापक लगभग 9 या 10 विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। सभी विषयों को मिलाकर लगभग 100 व्याख्यान यहाँ प्रतिदिन हुआ करते थे। यहाँ विशेष रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया और करवाया जाता था। यहाँ पर शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। नागार्जुन, वसुबंध, असंग, धर्म आदि विद्वानों ने यहीं से अपने आप को शिक्षित किया था। नालंदा 11वीं सदी तक शिक्षा का प्रधान केंद्र बना रहा। इसी समय विक्रमशिला नामक एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया, अतः नालंदा की कीर्ति कम हो गई और बाद में जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। विक्रमशिला मगध में है। इसकी स्थापना 9वीं सदी में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर से 25 मील दूर पर किया था। वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अतः उसने विक्रमशिला में महाविहार बनवाकर अध्यापन के लिए 108 अध्यापकों की नियुक्ति की थी और खर्च के लिए धनराशि धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा वहन की गई थी। विक्रमशिला में भी द्वार पंडित प्रवेश परीक्षा लेते था। इनकी संख्या 6 होती थी। ऐसा लगता है संभवतः यहाँ 6 कॉलेज रहे होंगे और प्रत्येक का अलग अलग द्वार पंडित रहा होगा। इन 6 पंडितों की समिति के द्वारा
इस विश्वविद्यालय का संचालन किया जाता था। प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षकों की संख्या थी। यहाँ पर तिब्बत के छात्र अधिक हुआ करते थे। विश्वविद्यालय के विहारों के कक्षों में व्याख्यान होते थे। धर्म और दर्शन की चर्चाएं होती थी। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। यह वज्रयान संप्रदाय के अध्ययन का प्रामाणिक केंद्र था। आवास और भोजन का प्रबंध विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता था। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़कर जला दिया था। वल्लभी, काठियावाड़ समुद्र तट के निकट वल्लभी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वीं शताब्दी तक इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विहार का निर्माण राजकुमारी टड्डा ने करवाया था। दूसरा विहार राजा धरसेन ने बनवाया था। इत्सिंग के अनुसार यह भी नालंदा महाविहार के समान महत्वपूर्ण था। यहाँ अनेक विहार और मठ थे। हेनसांग के अनुसार यहाँ 100 विहार थे, जिनमें 6000 भिक्षु निवास किया करते थे। बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त तर्क, व्याकरण, व्यवहार और साहित्य की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वल्लभी के 100 करोड़पतियों ने इसे आर्थिक सहयोग दिया था। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणों से ये विहार नष्ट हो गया था। तक्षशिला, तक्षशिला का क्षेत्र और अवशेष अब पाकिस्तान में है। शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि 7वीं सदी से थी। ऐसा उल्लेख इसकी मिलता है कि इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका प्रशासन तक्ष को सौंपा था, अतः इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। जातकों से पता चलता है कि विभिन्न स्थान के छात्र यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे। तक्षशिला में शिक्षा आरंभ की आयु 16 वर्ष थी। इससे पूर्व अपने अपने नगरों में शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्ति का शुल्क 1000 काटछापण था। जो विद्यार्थी शुल्क दे सकता था वह आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की भांति आराम से रह सकता था। उसे किसी प्रकार की श्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसे विद्यार्थियों को आचार्य भागदायक कहा जाता था। जो विद्यार्थी शुल्क नहीं दे सकते थे उनके लिए दिन में काम करते हुए और रात में पढ़ते थे। ऐसे विद्यार्थियों को धमेंत वासिक कहा जाता था। देश के कोने कोने से आकर यहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। पाटलिपुत्र के निवासी जीवक ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में एक ऐसा विद्यापीठ भी था जिसमें एक आचार्य के पास 101 राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संभवतः यह राजकुमारों का महाविद्यालय रहा होगा। यहाँ सभी द्विज वर्ण के लोग एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। क्षत्रियों को वेदाध्ययन भी कराया जाता था तो ब्राह्मणों को धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ चांडालों का प्रवेश निषेध था। तक्षशिला में वेदत्रयी, अष्टादश विद्याएं, शिल्प, धनुर्विद्या, मंत्र विद्या और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थियों को दंड दिया जाता था। जातकों से पता चलता है कि यहाँ एक आचार्य के पास 500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तक्षशिला में अनेक महाविद्यालय थे जिनमें प्रत्येक में लगभग 500 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन कॉलेज के प्रधान अध्यापक को आचार्य कहा जाता था। शिक्षा का कार्य इन आचार्यों के हाथ में था, जिन्हें अपने निर्वाह के लिए राज्य की ओर से भूमि दान दी जाती थी। तक्षशिला का महत्व 4वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा, क्योंकि 5वीं सदी में आए फाहियान ने इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। काशी, उपनिषद काल में काशी एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। काशी का शासक अजातशत्रु ज्ञान, प्रतिभा और विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ
काशी नरेश के पुत्र थे, जिन्होंने जैन धर्म की आचार संहिता निर्मित की थी। ऐसी स्थिति में काशी जैन धर्म और दर्शन का प्रधान केंद्र रहा। बुद्ध के समय भी इसकी महत्वता बनी रही। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रसार यहीं से आरंभ किया था। यहाँ प्रवेश के लिए छात्रों की आयु 16 वर्ष थी। अशोक ने यहाँ बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण करवाया था। इससे ये पता चलता है कि काशी वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों शिक्षाओं की स्थली थी। मध्ययुगीन लेखों से स्पष्ट होता है कि यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता था। अल-बेरूनी ने भी इसे श्रेष्ठ विद्यालय कहा है। काशी के अतिरिक्त कश्मीर भी शिक्षा का प्रधान केंद्र था। शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी ये प्रमुख केंद्र रहा। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था। यहाँ अनेक विद्वान हुए, जिन्होंने दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। हरि विजय का लेखक रत्नाकर, शिक्षांक का रचयिता शिव स्वामी, बृहत कथा मंजरी का क्षेमेंद्र, कला विलास का सोमेंद्र आदि कश्मीर के ही विद्वान थे। कल्लड़ भी, राजतरंगिणी का लेखक कल्लड़ भी यहीं का निवासी था। मालवा के परमारों की राजधानी धारा भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही थी। नवसहसा चरित्र के परिमल ने यहीं निवास करके अपनी रचनाएं लिखी थी। दश रूपक के धनंजय भी यहीं पर आश्रित थे। मुंज के काल में यह हिंदू धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र बना रहा। राजा भोज के समय भी यह नगरी विद्वानों की सभा रही थी और राजा भोज स्वयं अनेक विषयों के पंडित थे। उन्होंने ज्योतिष, धर्म, दर्शन और राजनीति के बारे में अनेक ग्रंथ जो थे वो लिखे थे। उनके द्वारा निर्मित भोजशाला विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात थी। इसके अलावा अनेक विद्यालयों की यहाँ स्थापना की गई। भोज की मृत्यु पर यह कहा गया, धारा आधारहीन हो गई है, सरस्वती आश्रयहीन हो गई है और पंडित खंडित हो गए हैं। धारा के अतिरिक्त कन्नौज भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। हर्ष के समय में कन्नौज का उत्कर्ष आरंभ हुआ था। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इस नगर का विकास अपनी चरम सीमा पर था। अनेक विषयों के ज्ञाता यहाँ अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। बाण ने भी ऐसे ही आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष स्वयं विद्वान थे। हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच शास्त्रार्थ भी यहीं पर करवाया गया था, जिसे ह्वेनसांग ने भी स्वीकार किया है। गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनहिलपाटन भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही थी। यहाँ अनेक विद्या मंदिर थे। यहाँ पर हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म और दर्शन की भी दीक्षा दी जाती थी। हेमचंद्र, सोमप्रभाचार्य, रामचंद्र, जयसिंह, यशपाल आदि विद्वानों ने अपने ग्रंथों की रचना अनहिलपाटन में ही की थी। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का उत्कर्ष भी अनहिलपाटन में ही हुआ था। पल्लवों की राजधानी कांची भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही थी। समुद्रगुप्त के समय कांची की प्रतिष्ठा की गई थी। पूर्व मध्य युग में यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली नगर बन गया था। कांची के शिक्षा केंद्र का विकास विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के निवासी भी यहाँ पर निवास किया करते थे। डंडिन ने यहीं के राज्याश्रय में शिक्षा प्राप्त की थी। शूद्रक ने भी अपने नाटक यहीं पर रहकर लिखे थे। कदम वंशीय राजकुमार मयूरवर्धन ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।